तो अमित शाह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने एक बड़ी बात बताई कि अब से थोड़ी देर बाद तवांग झड़प को लेकर सदन में विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब जो है वो रक्षा मंत्री देंगे और लोकसभा में रक्षा मंत्री का यह बयान होगा। इससे पहले आप अमित शाह को सुन रहे थे, कांग्रेस पर पलटवार कर रहे थे, कांग्रेस पर निशाना साधा उन्होंने। लेकिन इस बीच तवांग झड़प को लेकर जिस पर देश भर की निगाहें हैं, उसको लेकर खबर आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवाब देंगे। 9 दिसंबर को तवांग में सेना ने चीन को खदेड़ा था, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में ये झड़प, और इसको लेकर देश को पूरी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देंगे। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग के इलाके में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प को लेकर संसद में हंगामा हुआ। लोकसभा में विपक्ष पीएम के जवाब की मांग पर अड़ा रहा। उधर राज्यसभा में भी विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां पर मुद्दा उठाया, कहा कि चीन ने तवांग में हमारी सीमा में घुसपैठ की है, यह गंभीर मामला है। फिलहाल दोनों सदन जो हैं वो 12 बजे तक के लिए स्थगित है, लेकिन अब क्योंकि 12 बज गया है इसलिए खबर है कि सरकार की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह दोपहर 12 बजे लोकसभा में और राज्यसभा में 12:30 बजे बयान देंगे। और संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले हाई लेवल की बैठक जो है वो भी राजनाथ सिंह ने आज अपने घर पर बुलाई थी, जिसमें सदस्यगण सीडीएस लेफ्ट। मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की गई। माननीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज, में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कोई माननीय, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है और नियम प्रक्रिया के अंदर कोई भी स्पष्टीकरण का सदन में, लोकसभा में नियम प्रक्रिया नहीं है। आपका कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। आप एक चीज रिकॉर्ड में लो।
एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट बालूजी प्लीज, अधीर रंजन जी एक मिनट प्लीज, बालूजी प्लीज सिट डाउन, हाँ प्लीज, मैं प्लीज एक मिनट, अधीर रंजन जी एक मिनट, अधीर रंजन जी एक मिनट, मिस्टर सुरेश प्लीज सिट डाउन। मैं सदन को ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमें हमारी सेनाओं की वीरता और साहस पर एक साथ समर्थन करना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए। सदन की तरफ से रिकॉर्ड में सब चीज आ गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पद, आइटम नंबर 2 श्री प्रहलाद सिंह पटेल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित दस्तावेज में सभा पटल पर रखता हूं, जो निकटम कुंडली और पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड से संबंधित है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आइटम नंबर 3 श्री कृष्णपाल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेज को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 डॉक्टर संजीव कुमार बालियान। Permission, I rise to lay the paper listed against my name at serial number 4 in 2 days. Revised list of business. आइटम नंबर 5 श्री नित्यानंद राय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या पर मेरे 5 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्री कैलाश चौधरी जी। माननीय अर्जुन मेघवाल जी और मंत्रियों को बताया। तो लोकसभा की कार्रवाई को आप सुन रहे थे, एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से दरअसल आज बड़ी बातें कही गई। कहा गया कि पीएलए ने वहां पर यथास्थिति को छेड़खानी करने की कोशिश की थी, लेकिन तवांग झड़प पर उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम दिखाया और वहां से उन्हें खदेड़ दिया। कुछ हल्की फुल्की चोटें दोनों तरफ के जवानों को आई हैं, लेकिन कोई बड़ी क्षति नहीं हुई है। झड़प के बाद फ्लैग मीटिंग भी हुई है। क्या कुछ कहा राजनाथ सिंह ने, हम आपको सुनाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज, में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की
और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। तो यहां पर राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, जो उन्होंने कहा कि सदन में सभी से अपील है कि सभी भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम का लोहा माने और सभी को एक स्वर में इस बात को मानना चाहिए कि भारतीय सेना सक्षम है किसी भी इस तरह की गतिविधियों में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। चीनी सैनिकों को भारतीय फौज ने वापस जाने को मजबूर किया। यथास्थिति को पीएलए ने बदलने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सैनिकों के पराक्रम से यह संभव नहीं हो पाया। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। अधीर रंजन चौधरी भी कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। शानदार डाले हैं। दूसरी बात, जब सदन में ये कहे जाते कि 12 बजे लोकसभा में, 12:30 बजे राज्यसभा में, हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री अरुणाचल प्रदेश की तवांग में हुई चीनी और भारत की फौजों की बीच जो झड़प, इस मुद्दे पे, इस संदर्भ पे बयान देगी, तो उसके पहले किस हैसियत से गृह मंत्री कह सकते कुछ नहीं हुआ, ये हुआ, वो नहीं हुआ? मतलब क्या गृह मंत्री वो खुद क्या रक्षा मंत्री है? ये रक्षा मंत्री हिंदुस्तान को, वो खुद को रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बात तो क्या है, रक्षा मंत्री की जो अपने अधिकार होते हैं वो अधिकार नहीं जता पा रहे हैं। इसका मतलब ये लगता है रक्षा मंत्री को खुद अपने को रक्षा करने की हथियार नहीं है। तो अधीर रंजन चौधरी को आप सुन रहे थे। आपको सीधे लेकर चलते राज्यसभा, क्योंकि लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाषण देंगे और वहां हंगामा हो रहा है। उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट हो जाने के बाद इस बार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मध्य प्रदेश में उसका इम्प्लीमेंटेशन किया है। लेकिन जब लैंग्वेज का विषय है तब तक कई लोगों की ओर से, कई स्टूडेंट की ओर से, कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट की ओर से अलग अलग अपनी राय आई है, क्योंकि उसकी एग्जाम भी नीट के माध्यम से होती है। नीट के द्वारा एग्जाम होने के बाद स्टूडेंट कॉलेज को आवंटित किया जाता है। तो सवाल यह है, दूसरा सेंट्रल कोटा है, स्टेट कोटा है, सेंट्रल कोटा से जाने वाले लोग कोई रीजनल लैंग्वेज में पढ़ने के लिए जाए, तो यहाँ से कोई तमिलनाडु की रीजनल लैंग्वेज में वहाँ की कॉलेज में उसको एडमिशन मिला, तो ये स्टूडेंट अपनी ओर से अपना सुझाव दे रहे हैं कि उससे मुझे तमिल सीखनी पड़ेगी, तमिल है तो उसको यहाँ यूपी में एडमिशन मिला तो उसको हिंदी भी सीखनी पड़ेगी। ये सब विषय उपस्थित हो रहे हैं, इसलिए हमने एक पायलट बेस पर अभी मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। क्या आउटपुट निकलता है, क्या सभी की राय बनती है, उसके आधार पर हम मेडिकल एजुकेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा सप्लीमेंट्री, मंत्री जी की बात से मैं सहमत हूँ, परंतु हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार मेडिकल छात्रों को बंधक बनाकर रखना चाहती है। 40 लाख रुपए का बोर्ड उनसे मांग रही है। 50 दिन से मेडिकल छात्र हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं। क्या भारत सरकार, भारत के मेडिकल के हमारे मंत्री महोदय उसमें को हस्तक्षेप करेंगे? उन छात्रों के जीवन को तबाह करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस पॉलिसी को बनाया है। मेरा सवाल है, क्या वो बोर्ड पॉलिसी खत्म करने के लिए भारत सरकार कोई निर्णय लेगी? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेडिकल एजुकेशन पूरा होने के बाद जिस स्टेट में मेडिकल एजुकेशन स्टूडेंट लेते हैं, उसके पीछे एवरेज स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टूडेंट के लिए 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके अपने एक डॉक्टर बनाती है। और सब स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी तरह से, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है हमें एनएमसी के माध्यम से मेडिकल कॉलेज को एफिलिएशन देना, उसका सिलेबस तय करना, और सब स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चलाती है। स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चलाने के बाद वहाँ जो स्टूडेंट तैयार होकर डॉक्टर बन के आता है,
उसके पास स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी तरह से बॉन्ड का प्रावधान रखते हैं, कितने समय तक का बॉन्ड हो, कितने पीरियड के लिए उसको गवर्नमेंट में सेवा देनी है, वो गवर्नमेंट में सेवा ना दे तो कितने उसको बॉन्ड तय करना है, ये सब तय करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन करती है। देश के कोई बच्चे का भविष्य ना बिगड़े, सभी बच्चे मेडिकल कॉलेज का मेडिकल एजुकेशन लेके, और मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय मानता हूँ कि स्टूडेंट को अपने सामने से अपनी सर्विस, अपनी ड्यूटी अपने स्टेट के लिए देनी चाहिए, क्योंकि स्टेट एक डॉक्टर निर्माण करता है। हेल्थ एक्सेसिबल बनाने के लिए, हेल्थ अफोर्डेबल बनाने के लिए दूर सुदूर क्षेत्र में जाके डॉक्टर 1 साल 3 महीने 1 साल से ज्यादा कोई जगह पे वो नहीं होता है, तो जाके सेवा देने से उसका भी सशक्तिकरण होगा और दूर सुदूर क्षेत्र के लोगों की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। इसलिए सब स्टूडेंट को भी मेरा सुझाव है कि वो जिस स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो व्यवस्था की गई है उसको फॉलो करें, ताकि स्टेट गवर्नमेंट का भी काम हो और अपने स्टूडेंट का भी सशक्तिकरण हो। धन्यवाद। डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल। माननीय अध्यक्ष, जर्मनी में जाने वाले छात्र, जर्मनी की जनसंख्या 8 करोड़ है, जर्मन में शिक्षा लेते हैं। स्विट्जरलैंड की जनसंख्या 87 करोड़ है, 87 लाख है, वहां के भारतीय स्विस में शिक्षा लेते हैं। रसिया की जनसंख्या 14 करोड़ है, वहां जाने वाले भारतीय पहले रशियन सीखते हैं तब मेडिकल पढ़ते हैं। जापान की जनसंख्या 12 करोड़ है, वहां जाने वाले पहले जापानीज सीखते हैं तब वो मेडिकल की शिक्षा लेते हैं। तमिलनाडु की जनसंख्या 8.5 करोड़ है, वो अपनी तमिल भाषा में, कर्नाटक की जनसंख्या 6 करोड़ है, वो अपनी कन्नड़ भाषा में, केरल की जनसंख्या 3 करोड़ 50 लाख है, वो अपनी मलयालम की भाषा में, बंगाल की। ऐसी घटनाएं घटी हैं और प्रधानमंत्री साहब ने उसको नकारने का काम किया है। मैंने खुद 267 का नोटिस दिया है, सस्पेंशन और ऑल बिजनेस का, कई सांसदों ने दिया है, 167 का भी दिया है। यह अर्जेंट मैटर है जिसका डिस्कशन सबसे पहले होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को सदन में आना चाहिए और हम सब की जानकारी में देना चाहिए कि आखिर तवांग में चल क्या रहा है। आखिर जहाँ जहाँ पे चाइना बॉर्डर है, कभी डोकलाम में होता है, कभी लद्दाख के पास, पेंगोंग झील के पास होता है, ये चल क्या रहा है और एक्सेप्ट करने को हम तैयार क्यों नहीं है। हम सारा विपक्ष देश की सुरक्षा में एक साथ आपके साथ खड़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को पूरे देश को विश्वास में लेना चाहिए। तवांग में जो कुछ हुआ वो चीन की विस्तारवादी नीति का सबसे बड़ा सबूत है। इसके अलावा इसे चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ बगावत से ध्यान भटकाने के लिए जिनपिंग की साजिश का हिस्सा भी माना जा रहा है। शी जिनपिंग की ताजपोशी के बाद से ही एलएसी पर चीन की तरफ खतरा बढ़ने की आशंका थी, जिसे 9 तारीख को हुई झड़प ने सही साबित कर दिया। जिस तरह जिनपिंग ने पार्टी कांग्रेस की मीटिंग में गलवान कांड का वीडियो दिखाकर माहौल बनाया, उससे ये साफ साफ संकेत मिल गया कि वो आने वाले दिनों में एलएसी पर फिर से तनाव बढ़ सकता है। इसके अलावा शी जिनपिंग ने युद्ध की तैयारियों को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा था, चीन की पूरी सेना को अपनी सारी ऊर्जा युद्ध की तैयारी में लगा देनी चाहिए और युद्ध की तैयारी के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए। ये हाथापाई बंद करो। जिस दिन भारतीय सैनिक को आप बोल दोगे कि चाइना एक कदम अंदर रखता है, उसको शूट हिम, यूज मिलिट्री मेथड, यूज मिलिट्री वेपन्स, चाइना एक कदम आगे नहीं रख सकता। 1967 से 1986 तक इसी टेरिटरी में, इसी एलएसी पर चाइना ने एक वायलेशन नहीं की, क्योंकि उनको 1967 में मुंह तोड़ ऐसा सबक सिखाया था कि उन्होंने कभी नहीं किया। जब उन्होंने 1986 में किया तब भी भारत ने ऐसा ही एक्शन लिया था 1986 में, तभी जाके 1993 की और 1996 की ट्रीटी साइन की थी उसमें। इस आशंका को चीन में होने वाले विरोध ने और मजबूत कर दिया। थियानमेन चौक के बाद पहली बार चीन की सेना अपनी सरकार के खिलाफ इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर आई। जीरो कोविड पॉलिसी से परेशान जनता ने शी जिनपिंग को सीधे सीधे चुनौती दी। उनके खिलाफ शंघाई से वुहान तक नारेबाजी हुई।
जिस तरह से चीन में प्रदर्शनकारियों को कुचला गया, उनकी आवाज को दबाया गया, उसे भारत के लिए शुभ संकेत नहीं माना गया, क्योंकि तीसरे कार्यकाल में शी जिनपिंग भारत से टकराव बढ़ा सकते हैं, क्योंकि चीन में कोरोना पाबंदियों के चलते इकोनॉमी की रफ्तार सुस्त हो गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। इसलिए नाराज जनता का ध्यान भटकाने के लिए जिनपिंग की तरफ से इस तरह की झड़प की आशंका एक्सपर्ट पहले से जता रहे थे। रिपोर्ट भी कहती है कि चीन भारत के खिलाफ अपनी शक्ति लगातार बढ़ा रहा है। हाल ही में जैसे पेंटागन के अनुसार चीन के पास परमाणु मिसाइलों को जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च करने की क्षमता हासिल कर ली है। परमाणु वैज्ञानिकों के बुलेटिन के अनुसार चीन के पास लगभग 350 परमाणु हथियार हैं, जो शीत युद्ध के दौरान बनाए गए चीनी हथियारों से 2 गुना है। अमेरिकी खुफिया विभाग का अनुमान है कि 2027 तक चीन के परमाणु हथियारों का भंडार फिर से 2 गुना होकर 700 हो सकता है। अब से थोड़ी देर में खबर आ रही है कि तवांग में चीनी सैनिकों के साथ झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान देंगे। इससे पहले लोकसभा में बयान दिया था, लेकिन अभी भी इस पूरे मामले को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। राज्यसभा में हंगामा भी देखने को मिल रहा है और गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान दिया। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर लोकसभा में हंगामे के लिए निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा कांग्रेस को चीन नीति जो है उसमें कुछ गड़बड़ है, उसको लेकर लताड़ लगाए। अमित शाह ने कहा कि लोकसभा में कांग्रेस के हंगामे के पीछे असली वजह जो थी वो राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में पूछा गया एक सवाल था। उन्होंने कहा कि चीन से 2005-6, 2006-7 के बीच में राजीव गांधी फाउंडेशन ने भारी और मोटा चंदा लिया और उस पर बचने की आप कौन रक्षा मंत्री? नो, माननीय रक्षा मंत्री जी अपना बयान। आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। उपसभापति महोदय, 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। उपसभापति महोदय, और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा और अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम और प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगी। धन्यवाद। माननीय रक्षा मंत्री के अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर 2022 को जो घटना घटी उसके बारे में एक विस्तृत वक्तव्य सदन के समक्ष रखा है। माननीय सदस्यगण, हमारी सेनाएं पूरी मुस्तैदी और ताकत के साथ हमारी सीमाओं पर तैनात हैं और उनके शौर्य और वीरता पर पूरे सदन को हम सबको विश्वास और भरोसा है। देश की सीमाओं की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने में भी हमारे सैनिक सदैव तत्पर हैं और रहेंगे। माननीय सदस्य, यह एक संवेदनशील विषय है
जैसा माननीय रक्षा मंत्री जी ने बताया, सरकार उत्पन्न हुई स्थिति को पूरी गंभीरता के साथ ले रही है और सभी आवश्यक कदम उठा रही है। मुझे विश्वास है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर पूरा सदन एक है और एक मत से हम ये संदेश इस सदन से देना चाहेंगे कि देश की सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने में सभी दल और पूरा देश एक साथ है। माननीय सदस्यगण, मैं आपको बताना चाहूंगा इस सदन के अतीत के कुछ उदाहरण। सेशन नंबर 210 में 6/3/2007 को नक्सल अटैक ऑन श्री सुशील कुमार महतो MP लोकसभा इस विषय पर। फिर सेशन नंबर 212 26/11/2007 को सीरियल बम ब्लास्ट यूपी। फिर सेशन नंबर 215 13/3/2009 को फॉलो अप मुंबई टेररिस्ट एक्ट। फिर 215 सेशन में 18/2/2009 को सिचुएशन इन श्रीलंका। इन संवेदनशील विषयों को देखते हुए क्वेरी पूछने के बहस करने की आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ी, इसलिए इस पर भी जो क्वेरी आए हैं मैं निवेदन करता हूं कि कोई क्वेरी इस पर नहीं हो। धन्यवाद। नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन नंबर 64 के डॉक्टर के सर मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 64 Question number 64, medical students. Some clarification is needed. What is this, sir? What practices are talked to? Dr. DP Bats, आपका सवाल। सभापति जी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि यूजी और पीजी, खासकर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स कंटिन्यूअसली फॉलिंग वैकेंट हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन या हेल्थ मिनिस्ट्री क्यों नहीं इसका स्टैंडर्ड रिलैक्स करके इन सीटों को पूर्ण करती ताकि देश को अक्षति ना हो। जताई है कि कुछ सीटें वैकेंट रहती है यूजी की या पीजी की। सर, लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश में यूजी सीट्स और पीजी सीट्स लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। जो वैकेंसी की चिंता जताई है उसमें अवगत कराना चाहती हूँ कि पीजी में जो प्री क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल पोस्ट है सर, उसमें अनविलिंगनेस कहूँगी मैं, स्टूडेंट्स इसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, इसीलिए सर वो वैकेंट रहते हैं। ज़्यादातर इसमें सर क्लिनिकल पोस्ट को चॉइस दिया जाता है, इसकी वजह से वो सीटें भरी जाती है। लेकिन फिर भी सर हमने लगातार सरकार ने प्रयास किया है कि जो हमारे परसेंटाइल है वो परसेंटाइल हम रिड्यूस करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें भाग ले। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये सर स्टूडेंट पे निर्भरता करता है कि कौन सी चॉइस करे, लेकिन हमारा प्रयास है कि लगातार सीटें बढ़े और इस दिशा में ये सीटें बढ़ाने में हमारी सरकार कामयाब रही है। धन्यवाद। मिस्टर आर कृष्णैया, प्लीज पुट योर क्वेश्चन। आपने आप चलो। Respected Chairman, Vice Chairman, in NEET admissions, the OBC reservations are not implementing properly. It is several times it was brought to the notice of the central government and at the same time Prime Minister also. The government assured to give proper implementation of OBC reservations. But those who are coming under open competition, getting high marks, they are treating as a reserved candidate. It is against the judgment of the Supreme Court. In several judgments, the Supreme Court given those who comes under open competition, they may be treated as open competition, not reservation. Put your question.
माननीय सदस्य ने जो चिंता जताई है कि ओबीसी आरक्षण का लाभ मेडिकल एजुकेशन में, इसका जो मेडिकल एजुकेशन में ओबीसी आरक्षण का पालन नहीं किया जाता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ओबीसी, एससी, एसटी और ईबीसी सभी आरक्षण को मानती है। सभी आरक्षण के परसेंटेज के मुताबिक मेडिकल एजुकेशन में भी स्टूडेंट को आरक्षण दिया जाता है। कोई भेदभाव कोई स्टूडेंट। उपसभापति महोदय, 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। उपसभापति और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा और अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम और प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगी। धन्यवाद। तवांग की झड़प में गलवान में हुई हिंसक झड़प की याद को ताजा कर दिया। 15 जून साल 2020 को गलवान में भारत और चीन के सैनिकों में टकराव हुआ था। भारतीय सैनिकों ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए चीन के 40 सैनिकों को मार गिराया था। भारत माता के वीर सपूतों ने गलवान वैली में हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं देश की सेवा में उनके इस महान बलिदान के लिए उन्हें नमन करता हूं। गलवान में भारतीय वीरों के शौर्य को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गलवान में भारतीय फौज का शौर्य इतिहास के गौरवशाली पन्नों में शुमार है। बार बार 1962 की जंग की याद दिलाने वाले चीन को 15 जून 2020 को देश के वीर सपूतों ने गलवान में ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया था जिसके सदमे से चीन उबरा नहीं है। उस रात सरहद की रखवाली कर रहे 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों ने आमने सामने की लड़ाई में चीन के 40 जवानों को मार डाला था, जिसे चीन अब तक छिपा रहा है। दरअसल दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी कि दोनों देश के जवान विवादित इलाके से पीछे हटेंगे। 16 बिहार इन्फेंट्री रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू 15 जून को जब हालात का जायजा लेने गलवान घाटी पहुंचे तो वहां पोस्ट के साथ उन्होंने चीनी सैनिकों को मुस्तैद पाया। चाहे पेंगोंग सू का इलाका हो, चाहे गलवान का इलाका हो, चाहे हॉट स्प्रिंग कोंकला का इलाका हो, चाहे देमचौक का इलाका हो, ये धक्का मुक्की करने की कोशिश करते हैं सिर्फ इसलिए कि हमको अपनी लाइन तक जाना है, ताकि वो वहां पर फोटो खींच सकें। फोटो खींचकर फिर अगली मीटिंग के अंदर दिखाते हैं कि जी हमारा इलाका वहां तक था, देखिए हमारे सैनिक।
जब कर्नल संतोष बाबू ने वहां चीनी पोस्ट न हटने पर आपत्ति की तो चीन के सैनिक पहले बहस और फिर झड़प पर उतर आए। चीन के जवान वहां सुनियोजित तैयारी के साथ मौजूद थे। वो कंटीले तार, बंधे डंडे और लोहे की रॉड के साथ मौजूद थे। हमले के लिए उन्होंने बड़े पत्थर भी जमा कर रखे थे। ऊंचाई पर मौजूद चीनी सैनिकों ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें कर्नल संतोष बाबू शहीद हो गए। अपने सेनापति की शहादत का बदला लेने के लिए भारतीय जवानों ने चीनी पोस्ट को तहस नहस कर दिया। जो भी हाथ आया उसी से चीनी सैनिकों पर हमला बोल दिया। शाम को शुरू हुई खूनी लड़ाई आधी रात तक चलती रही। चीन के सैनिकों की संख्या करीब 300 थी, लेकिन मुट्ठी भर भारतीय जवानों ने पूरी दिलेरी से गलवान की लड़ाई लड़ी। 20 सैनिक शहीद हो गए, लेकिन चीन के इससे 2 गुने सैनिक मारे गए। जो हमारे शहीद हुए टोटल 20 थे, 17 जो शहीद हुए उसके अंदर ज्यादातर ये 17 वो थे जिनके कुछ चोट लगी, जो गीले हो गए और पूरी रात खुले के अंदर वहीं पर रहे और उस ऊंचाई के ऊपर उनकी तबीयत खराब हो। इसीलिए जब हमारी कैजुअलिटी फिगर आती है तो इसके बारे में बताते हैं। लेकिन चीन की जैसी खासियत रही है, वो आपको कभी नहीं बताएगा कि उनके कितने लोग हताहत हुए, कितने लोग मरे, कितने लोग नहीं मरे। गलवान का जिक्र जब भी आता है तो याद आता है चीन का धोखा, लेकिन साथ ही याद आता है भारतीय सैनिकों का शौर्य, जिसने चीन के घमंड को चूर चूर कर दिया। आज तक ब्यूरो। भारत का स्टार्टअप सेक्टर चीन और अमेरिका के मुकाबले विदेश निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक बनता जा रहा है। इसकी वजह है कि भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम चीन से ज्यादा भरोसेमंद है तो अमेरिका से ज्यादा वाजिब इनकी वैल्यूएशन है। ऐसे में अगले 3 साल में भारतीय स्टार्टअप नई ऊंचाइयों को छूने के लिए पूरी तरह तैयार है। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली कई बार दोहरा चुका है कि भारत की अर्थव्यवस्था का अगले 10 साल में दुनिया भर में परचम लहराएगा। इस तेजी में भारत के घरेलू निवेश का तो दमदार प्रदर्शन रहेगा ही, लेकिन साथ ही में विदेशी निवेशक भी भारत के आर्थिक महाशक्ति बनने की कहानी का हिस्सा बनेंगे। तरक्की की इस तेज रफ्तार में स्टार्टअप्स का भी खास रोल होगा। इसकी जो 5 वजह गिनाई जा रही हैं, उनमें शामिल पहली वजह है कि भारत 28 साल की औसत उम्र के साथ दुनिया का सबसे जवान देश है। दूसरा है कि भारत सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर देश है। तीसरा है कि भारत 7% की विकास दर से तरक्की कर रहा है। चौथी वजह है कि स्टार्टअप करने वाले ज्यादातर युवा हैं और ये देश में ही नौकरियों के मौके पैदा कर रहे हैं। और 5वीं वजह है कि डॉलर में तेजी के बाद भी विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इन 5 वजहों से यहाँ विशाल का स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, जिसे ताकत देने के लिए 60 करोड़ युवा मौजूद हैं। हाल ही में जिस तरह से नवंबर में एक बार फिर से स्टार्टअप फंडिंग बढ़ी है, उससे एक बार फिर ये सेक्टर बेहद उत्साहित है। जो लार्जर जो इन्वेस्टर्स हैं, जैसे सिकोआ है, एलिवेशन है, इन लोगों ने बहुत बड़े लार्ज कैपिटल पूल्स रेज किए हैं। सो कैपिटल तो है। एक जो चीज चेंज हुई है कि लास्ट ईयर बहुत सारी ऐसी कंपनीज को भी कैपिटल एलोकेशन मिला था या उन्होंने फंड रेज किया था जिसमें कोई बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल नहीं था, जिसमें पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी नहीं था, कोई बहुत प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं था, मार्केट डिसरप्शन नहीं था। वो अब चेंज हो गया। जून के बाद नवंबर में स्टार्टअप में निवेश का बढ़ना अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत है और इसके साथ ही यह भारतीय स्टार्टअप के मजबूत बेस को भी दर्शाता है। भारतीय स्टार्टअप स्ट्रेटेजिक तौर पर काफी बेहतर है, जिससे इन्वेस्टर्स को भी उम्मीद है कि उनसे अच्छा रिटर्न मिल सकता है और आने वाले कुछ महीनों में निवेश में और वृद्धि हो सकती है। भारत का स्टार्टअप सेक्टर किस तरह से नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है, इसका अंदाजा कुछ आंकड़ों से आसानी से लगाया जा सकता है। 2025 तक देश में स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 1.5 लाख के पार होने का अनुमान है। इनसे करीब 32 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इनमें विदेशी निवेश बढ़कर $150 अरब से ज्यादा हो सकता है। इनका सामूहिक मूल्य बढ़कर
$500 अरब पहुंच जाएगा। विदेशी निवेशकों के मुताबिक चीन के स्टार्टअप भरोसे लायक नहीं है। अमेरिकी स्टार्टअप वास्तविक कीमत से बहुत ज्यादा पर निवेश की मांग करते हैं। ऐसे में भारत के स्टार्टअप भरोसा और कीमत दोनों लिहाज से निवेशकों के लिए अच्छे साबित हो रहे हैं। जाहिर है, अगर ये अनुमान सटीक साबित हुए तो फिर भारत के स्टार्टअप्स की इकोनॉमी में शानदार योगदान होगा। आज तक ब्यूरो। और अब अफगानिस्तान की बात करते हैं। राजधानी काबुल में कुछ दहशतगर्दों ने एक 5 सितारा होटल में हमला कर दिया। यह हमला मुंबई में 26/11 अटैक की तरह था, लेकिन तबाही उतनी ज्यादा नहीं हुई और सुरक्षा बलों ने एक्शन लेते हुए जल्द ही 3 हमलावरों को ढेर कर दिया। धुएं का गुबार, आग की लपटें, गोलियों की बौछार और दहशत का बाजार। ये तस्वीरें अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की हैं, लेकिन याद मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले की दिलाती है। मुंबई हमले की तरह ही काबुल में भी कुछ हमलावर एक 5 स्टार होटल में घुस आए और हथियारों से लैस ये हमलावर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। होटल के भीतर धमाके की आवाजें सुनी गईं। देखते देखते 5 सितारा होटल से भी ताज होटल की तरह लपटें उठने लगी। आलम यह था कि जान बचाने के लिए कई लोग होटल की खिड़कियों से छलांग लगाने पर आमादा हो गए। घबराहट में खिड़कियों के बाहर तो आ गए, लेकिन हिम्मत नहीं जुट रही थी। एक दूसरे का हाथ थामे वो किसी तरह खिड़की पर लटके जिंदगी की जंग लड़ते रहे। इस बीच एक शख्स का हाथ छूटा और वो एसी के कंप्रेसर से टकराते हुए धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। इस हमले में 18 लोग घायल हुए हैं। इन्हें फौरन अस्पताल भेजा गया, जबकि 2 विदेशी नागरिकों को भी चोट लगी है, लेकिन उन्हें ये चोट हमले के दौरान खिड़की से कूदने की वजह से लगी बताई जा रही है। अफगानिस्तान के मुताबिक सुरक्षा बल ने हमले के बाद फौरन एक्शन लेते हुए 3 हमलावरों को ढेर कर दिया। इनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। हमलावर कौन थे, हमले के पीछे उनका मकसद क्या था, इसकी तफ्तीश अभी जारी है। आज तक ब्यूरो।